नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। कहते हैं डॉलर को ऊंची उड़ान भरने दो ताकि एक्सपोर्टरों को फ़ायदा हो, और एक्सपोर्टरों को जब मुसाबकती अमल के अंदर एडवांटेज मिल जाएगा तो मुल्क की एक्सपोर्ट जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी और मुल्क की मईशत कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। साथ साथ ये भी मैं बताता चलूँ, अब इसके मनफी पहलू कुछ ऐसे जो नज़रों के सामने और कुछ ऐसे जो नज़रों से ओझल। बात यह है कि जब डॉलर की कदर में आप इजाफा कर देते हैं तो FBR की गई मेहनत जो है वो उठा के आप एक गहरे कुएं में फेंक देते हैं, बल्कि बॉटमलेस पिट। क्योंकि बात यह है कि कर्जे आपने लौटाने हैं, बहुत सारे कर्जे हैं। यकीन करें, मैं दोबारा ये रिपीट नहीं करना चाहता कि कितने 100 बिलियन से ज़्यादा के कर्जे जो होंगे वो होंगे, और उनको लौटाने के लिए अवाम के कंधों पर जो वज़न है ये मैं आपको बता दूं इतना ज़्यादा है, वो अभी सोच नहीं सकते, तस्वर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसे गेम बना लिया है। क्योंकि अब हमारे लिए ये लड्डू शटापू और डब्बू जैसी ये गेम बन गई है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करना। पल्ले कुछ है नहीं, बातें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की करना। जिससे बात करें जी शेख आया, शेख क्या लाया जी, 12 अरब डॉलर लाया, वो कौन आया, या शेख इधर तो देख ये 12 अरब डॉलर की रिफाइनरी, वो वाला शेख आया, वो वाला शेख इतने अरब डॉलर लेके आ रहा है। और हम अरबों डॉलरों की ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ। पेट में रोटी नहीं है, नान भाई के पास गैस नहीं है, घर में जनाब परेशानी है, प्याज टमाटर और दाल के भाव ऊपर जा रहे हैं, नो टेंशन, अरबों डॉलरों की बातें करो, लो फील गुड इफेक्ट। क्या बात है, अरबों डॉलर आ रहे हैं पाकिस्तान, और अरबों डॉलरों की बातें बच्चे भी कर रहे हैं आजकल। कमाल इन्होंने जो है बेवकूफ़ बनाया हुआ है इस अवाम को, कमाल बेवकूफ़ बनाया हुआ है इस कौम को, कि जनाब हर आदमी जो है वो अरबों डॉलरों की बातें कर रहा है और पल्ले जो है वो 10 का नोट नहीं है। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं खाकरूब से बात कर रहा था, खाकरूब मेरे से बातें कर रहा है, कह रहा यानी स्वीपर मुझे कह रहा है डॉलर 150 से ऊपर चला जाएगा ना। मैंने कहा यार तू महीने की तनख्वाह की सोच, तू डॉलर 150 से ऊपर चले जाएगा, तेरी थिंकिंग की क्या चीज़ है ये। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी आवाम को इन्होंने गलत साइड पे लगा दिया। पान के खोखे पे जाएं तो वहाँ पे डॉलर और स्टॉक मार्केट की बातें हो रही होती। मैं हैरान रह जाता हूँ, यार हमने इतना पढ़ के क्या हासिल किया। मैं आज अपने फाजिल मेहमान से जानने की कोशिश करूँगा। जनाब मलिक बोस्तान साहब प्रेसिडेंट हैं फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, 12 हमारे प्रोग्राम तशरीफ लाते हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको, आपने वक्त निकाला, आप आ जाए। वैसे तो डॉलर हाथ में नहीं आ रहा, डॉलर का डीलर तो हाथ में आ गया, कम से कम इसी से हम लोग खुश हो गए। तो जनाब मलिक बोस्तान साहब मुझे बताएं कि ये डॉलर की जो ऊंची उड़ान है ये कभी काबू में भी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी अफवाहें मार्केट के अंदर घूम रही हैं, गर्दिश कर रही हैं कि आम आदमी, आम सरमायाकार भी परेशान। जैसे मैंने आपको बताया, खाकरूब और पान वाला भी जो है वो भी परेशान है कि डॉलर की कदर में इजाफा कितना होगा। तो बताएं जी कितना होगा। मैं समझता हूँ, मैं सबसे पहले तो इमरान खान साहब की हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए कि जो देना चाहिए, बहुत ही मुश्किल हालात में उन्होंने हुकूमत संभाली और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब था और 7 अरब डॉलर से भी कम कर्जे हमारे रिज़र्व रह गए थे। और उन्होंने, मैं समझता हूँ, बहुत ही कम 3 माह की मुद्दत में तूफ़ानी दोस्त और ब्रदर कंट्री के तूफ़ानी दौरे करके पाकिस्तान की तरफ बढ़ने वाले तूफ़ान का रुख मोड़ के साबित किया है कि उनमें इतनी सलाहियत है कि वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाकर तरक्की की राह पे गमजन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने, मैं समझता हूँ, उनके पास जो टीम है वो इतनी प्रोफेशनल लेवल की नहीं है। और फिर उन्होंने ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ करके और एहतसाब की और नैब की तलवार लटका के उन्हें खौफजदा कर दिया है। वो जो मशवरे देने वाले लोग थे वो साइड पे चले गए, नए लोग आ गए और उन्होंने यही इनको बताया कि आप डिवैल्यू करेंगे तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जिससे हमारी जो है तजारती खसारा कम होगा। या हालांकि ऐसा बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान को अगर देखें, जितनी भी डिवैल्यू आज तक एक्सपोर्ट तो बढ़ी नहीं, तजारती खसारा ज़रूर बढ़ गया है, कर्जे हमारे ज़रूर बढ़ गए हैं, महंगाई ज़रूर बढ़ गई है। डॉलर के बढ़ने से लोगों की तनख्वाहें तो बढ़ती नहीं कि उनकी परचेज ऑफ पावर ख़त्म बढ़ जाए और उन्हें महंगाई का सामना न करना, उससे हमारे कर्जे बढ़ते हैं, गुर्बत बढ़ती है। तो मैं समझती हूँ डॉलर बढ़ाना पाकिस्तान के मुफाद में किसी तरह भी नहीं है। उसको पाकिस्तानी रुपये को जब तक मजबूत नहीं करेंगे उस वक्त ना तक हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। अब तो मुस्तहकम होने से पहले आपको याद होगा एक दफ़ा शेख रशीद साहब ने कहा था कि इसाक डार डॉलर 98 का कर दे, मैं सियासत छोड़ दूंगा। वो इत्तेफाक से इसाक डार साहब ने डॉलर 98 से नीचे का कर दिया। अब तो ऐसे हो नहीं सकता कि दोबारा 98 से नीचे आ जाए।
और ना कोई सियासत छोड़ेगा, ना मैं टीवी छोड़ूंगा, ना आप कारोबार छोड़ेंगे। 98 रुपए तक तो अब नहीं आने की बात ना, अब कितना मुस्तहकम किया जा सकता है ये तो बता दें। देखो जी, हमारी पिछले हफ्ते असद उमर साहब से मीटिंग हुई थी और इस सिलसिले में हमने अपनी पेशकश भी उन्हें की है कि हम एक्सचेंज कंपनी है जो इस वक्त पिछले 8 साल में तकरीबन 13 अरब डॉलर हुकूमत पाकिस्तान को दिए हैं और हम इस वक्त भी 200 से 300 मिलियन डॉलर जो है पर मंथ दे रहे हैं और इस हुकूमत को हमने 1 अरब डॉलर फराहम किए हैं। तो अगर आप जिस तरह बैंकों को पर डॉलर 6 रुपये रिबेट दिए जाते हैं, एक्सचेंज कंपनी को अगर 2 रुपये रिबेट दिए जाए तो हम 1 अरब डॉलर माना लाने की सलाहियत रखते हैं। ये क्या होता है रिबेट, थोड़ा रिबेट ये होता है कि जो भी इनवर्ड बाहर से पैसा जो भी बैंक लाता है उसको 6 रुपये एक्स्ट्रा गवर्नमेंट देती है सर्विस चार्जेस के। तो जब एक्सचेंज कंपनी को नहीं दिया जाता, जिससे हमारा कंपटीशन जो है वो हो नहीं पा रहा। बाहर की जितनी भी मनी ट्रांसफ़र कंपनियां वो कहती हैं कि हमें कमर्शियल बैंक आपके दे रहे हैं 4-4 रुपये 3-3 रुपये और आप हमें क्या देंगे। तो हमने बोला हम तो आप कुछ भी नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा जब तक आप हमें कुछ कमीशन नहीं देंगे बैंकों की तरह, हम इतनी बड़ी आपसे एग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो उससे हमारे पास 500 मनी ट्रांसफ़र कंपनियां कमर्शियल बैंकों से काम कर रही हैं, जबकि एक्सचेंज कंपनी के पास टोटल 10 मनी ट्रांसफ़र कंपनियां। तो उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल इस पर मीटिंग करेंगे और जो भी है इंशाल्लाह ये आपकी जायज़ बात है और हम इस पर गौर करेंगे। उसके बाद अल्लाह करे वो अगर एक्सचेंज कंपनी को भी 2 रुपये का रिबेट मिल जाता है तो ये जो एक्सचेंज कंपनी इस वक्त 200-300 मिलियन डॉलर ये माना 700 से 1 अरब डॉलर तक लाएंगे। तो पाकिस्तान में 8 से 10 अरब डॉलर भी अगर आ जाते हैं एक्स्ट्रा तो पाकिस्तान का ट्रेड खसारा जो इस वक्त 18 अरब डॉलर तक पहुँचे से कम होने में बड़ी मदद मिलेगी। और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान के लिए ये 3 महीने में काम सर अंजाम दिए हैं, ये उनको क्रेडिट देना चाहिए। और पाकिस्तान को जो माशी बुरान था, जो डिफ़ॉल्ट की तलवार लटकती वो ख़त्म हो चुकी है। और लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे थे हम डॉलर के मुतालिक, डॉलर की जो है कदर में इजाफे की वजह से मुल्क की मईशत के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मलिक बोस्तान साहब इमरान खान साहब की पॉलिसियों का खैर मकदम कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बेचारा अकेला इमरान खान क्या क्या करे। दूसरे ममालिक में जाए, कर्जे लेकर आए, दूसरे ममालिक में जाए, ग्रांट्स लेकर आए, दूसरे ममालिक में जाए, ऑयल पेमेंट डेफर करवा के आए, और अपने मुल्क में भी आए तो बेचारा गाड़ी खुद चलाए और शेख को साथ लेकर जाए। बेचारा अकेला सारे ही काम कर रहा है। अब तो यकीन करें ड्राइवर को भी निकाल दिया नौकरी से, बोला मैं गाड़ी चलाऊंगा, शेख को भी मैं लेके जाऊंगा। यानी अब आप और बताएं कि इमरान खान क्या काम करे। जनाब मलिक बोस्तान साहब, अब इस चीज़ को अब ढकाया छुपाया नहीं जा सकता कि इमरान खान साहब खुद पूरी मेहनत कर रहे हैं। मुझे पता लगा है कल उन्होंने अपने वजीर, ये थोड़ी सी इससे अनरिलेटेड भी है रिलेटेड भी है, अपने दोनों वज़रा आला को बोला है कि भाई आपकी हुकूमतों के अंदर कोई करप्शन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करें, करप्शन की शिकायत जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन बेचारा अकेला इमरान खान बगैर टीम के कैसे खेलेगा, उसकी टीम कमज़ोर है। ये बात आपने भी तस्लीम की। अब इसको ठीक किस तरह करना है ये बताएं। देखो जी, मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में अभी इमरान खान साहब और स्टेबलिशमेंट एक ही पिच पे हैं। और मैं समझता हूँ ये आपको याद होगा कमर बाजवा साहब ने इमरान खान के दौरे से पहले चाइना का, सऊदीया का, ईरान का, मिस्र का दौरा किया था और उनसे आला क़यादत से मिल के उन्होंने बड़ी जो है पाकिस्तान के बारे में जो गलतफहमी थी वो ख़त्म करी। और ख़ास तौर पर सऊदी सफ़ीर जो सईद मालकी हैं उन्होंने बड़ा रोल अदा किया है। उन्होंने उनकी बड़ी कमर बाजवा साहब से और रईस शरीफ से बड़ी अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, दोस्ती थी। तो सऊदीया को भी उन्होंने, और ख़ास तौर पर दुबई जो कि पिछली हुकूमत में हमारे कुछ इख्तलाफात की वजह से सरदबोरी का शिकार थी, उन्हें दोबारा पाकिस्तान की अहमियत का एहसास दिलाया। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, जैसे शाह सलमान ने कहा पाकिस्तान को तो मैं अपना दिल ही दे बैठा हूँ और मेरा डॉक्टर भी पाकिस्तानी है और मेरा दिल भी पाकिस्तान में, तो ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। तो मैंने सुना है 15 अरब डॉलर की रिफाइनरी भी लगा रहे हैं, मैंने ऐसा सुना। नहीं, बिल्कुल सही सुना है। उनका एक 14 रुकनी वफ्द आया हुआ है, ग्वादर का दौरा भी कर रहा है। उन्हें तमाम जो है इन्वेस्टमेंट और सी पैक और संडे के जो मंसूबे उन्हें बताया गया, और जो है उन्हें बताया कि सेंट्रल एशिया से यहाँ से 600 किलोमीटर की जो डायरेक्ट सड़क जाएगी, उससे बड़ा तजारत आगे बढ़नी है। सी पैक की वजह से 9 इकनॉमिक जोन बना रहे हैं पाकिस्तान।
तो वो जो ऑयल सिटी में ग्वादर में उसमें वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसी तरह रिफाइनरी में अबू धाबी वालों ने वादा किया $6 अरब की रिफाइनरी लगाएंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी हैं और पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त बड़ा अच्छा है। और मैं समझता हूँ आपने देखा कि ट्रंप ने भी अभी यू टर्न ले लिया और पाकिस्तान की अहमियत को उसको एहसास हो गया और उसने कहा कि मैं नई क़यादत से मिलने के लिए बड़ा बेताब हूँ। तो इसके पीछे ज़रूरी नहीं, बेताबी के पीछे उनका अपना मफाद भी है। और मैं समझता हूँ आपको शायद याद है, पिछले हफ्ते कोई चाइना के एक जनरल ने अमेरिका को वाज़ेह धमकी दे दी है कि साउथ चाइना सी में पाकिस्तान के अगर अपना अमेरिका के हम 2 बहरी बेड़े जो डुबो दें तो अमेरिका की जो गरूर है वो खाक में मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी धमकी थी और सरेआम धमकी देना चाइना ने मेरे पहली दफ़ा इतनी बड़ी धमकी दी है। तो इसको मैं समझता हूँ अमेरिका को भी एहसास होगा जो पाकिस्तान कल हमारे लिए काम करता है आज हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ उन्हें ये एहसास हो गया और पाकिस्तान की दोबारा उन्होंने जो रुख किया है और इंडिया को भी सुनाया कि वो लाइब्रेरियन के बजाय लड़ता क्यों नहीं है, क्यों चुप हमें बेवकूफ़ बनाता है। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ की अक्कासी करती हैं पाकिस्तान की जो अहमियत है, अल्लाह ने जो उसको जो खुदाई अहमियत दी है अब लोगों को एहसास हो रहा है, उन्हें ये भी पता है। मलिक दोस्तान साहब, डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बड़े मारूफ मईशतदान और शख्सियत हैं पाकिस्तान की, उनको वेलकम करते हैं शो में। बड़ी अहम बात आपने की, इसी को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन डॉक्टर अशफाक हसन साहब, बात यह है कि डॉलर की कदर में जो इजाफा होता है, ठीक है, ज़ाहिरी तौर पर मईशत दानों से अब सीख कर, जो हम भी तालिब इल्म हो गए हैं आप लोगों के, तो सीख के थोड़ा बहुत समझ गए हैं। लेकिन बात यह कि जो FBR की सारी काविशें होती हैं, सारा साल रनिंग अराउंड, दौड़ना भागना, लोगों को पकड़ना, टैक्स नेट में लाना वगैरह वगैरह, लेकिन जब डेट सर्विसिंग की बात आती है तो हमारी ऑलरेडी फॉरेन यानी US डॉलर डेट इतनी ज़्यादा है कि उसको पे ऑफ करने के लिए ये सब कुछ ऑफसेट हो जाता है। जब डॉलर की कदर में इजाफा करते हैं, आप मेरे तन से कपड़े भी ले लेंगे तो आप कर्जा नहीं उतार पाएंगे, आप अपने टैक्स टारगेट्स चाहे कितने भी पूरे कर लें। डॉक्टर साहब, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये इसी को तो कहते हैं ना कि मुल्क जो है वो एक डेट ट्रैप में फंस चुका है जी। और डेट ट्रैप का मतलब ये है कि हमने इतने माजी में इतने कर्जे ले लिए कि उसके जो हमने उसकी अदायगी करनी है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, वो इतना ज्यादा है कि उसको अदा करने के लिए भी हमें फिर कर्जा लेना पड़ता है। इसी को कहते हैं कि डेट ट्रैप है। तो मतलब ये है कि पिछले 10 सालों में हमने 55 अरब डॉलर के कर्जे चढ़ाए हैं। यानी कि अगर जून तक जो हमारा कर्जा 95 बिलियन डॉलर था तो उसमें 50 बिलियन यानी आधे से ज्यादा कर्जा सिर्फ 10 साल में हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज वजाहत से हमें बताइएगा, क्योंकि आप जब जाहिर बात है हेल्म ऑफ अफेयर्स में थे तो डॉलर की प्राइस को काफी हद तक कांस्टेंट रखा गया था। आपको क्या बैरूनी ममालिक से डॉलर्स मिला करते थे? मतलब थोड़ी क्लैरिटी नहीं है हमें, हमारे जहन में ऐसा तासुर है कि शायद मुशर्रफ दौर के अंदर डॉलर मिला करते थे, वो वैन डैम की फिल्मों की तरह सूटकेसों में डॉलर आया करते थे। बात यह है कि बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक आम आदमी भी देख सकता है कि डॉलर की जो रुपए के जो शरह है वो डिपेंड करता है कि आपके टोटल इनफ्लो और टोटल आउटफ्लो में क्या वो मुताबिकत है। राइट। अगर मुल्क में डॉलर के इनफ्लो ज्यादा हो रहा है आउटफ्लो के मुताबिक, तो नेचुरली जो सरप्लस होगा वो आपके रिजर्व में जाएगा और रिजर्व बिल्ड कर रहा ऊपर की तरफ जाएगा जी। तो उस पीरियड में देखिए कि अगर रिजर्व बढ़ रहा था तो इसका मतलब ये है कि इनफ्लो वाज ग्रेटर देन द आउटफ्लो। सो हाउ कम? इसी तरीके से अगर आप देखें कि FDI देख लें जी, कि तकरीबन $8.5 बिलियन के तो FDI थे आपके सिर्फ। अब वो हमारे यहाँ 2.5-3 बिलियन से डॉलर ऊपर जा ही नहीं रहा है वो। तो जब आपका इनफ्लो रुक जाएगा, कम होता चला जाएगा, तो आउटफ्लो तो है, जो माजी में लिए गए कर्जे उसकी अदायगी तो आपने करनी है, तो उसके लिए फिर कर्जे लेने पड़ रहे हैं। तो ये एक हम डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। तो जहां तक आपका ताल्लुक था कि उस पीरियड में डॉलर एक सतह पे था, उसकी वजह यह था कि इनफ्लो बहुत ज्यादा था। आज भी अगर पाकिस्तान में इनफ्लो बाहर से आने वाले पैसे का और अच्छा ये जो अभी आ रहा है ज्यादातर ये डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज है जी, तो इसको अदायगी करनी होगी। उस पीरियड में FDI वगैरह जो है तो होते हैं ये नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज हैं, तो ये कर्जे इसमें नहीं होते हैं, ये कर्जा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट था। तो अगर इस हमारे मुल्क में आज भी अगर बाहर से पैसा आना शुरू हो जाए, चाहे वो एक्सपोर्ट की शक्ल में आ जाए, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शक्ल में आना शुरू हो जाए,
चाहे कोई लोग हमें ग्रांट्स की शक्ल में दे दें जो डेट ना हो, जी। तो आप देखेंगे कि अगर हमारी जरूरत से ज्यादा होगा तो रिजर्व बिल्ड होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही रहे, आप हमारे साथ ही रहे, आप हमारे साथ ही रहे। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो के अंदर मलिक बोस्तान साहब मौजूद हैं। मलिक बोस्तान साहब के साथ माजी में मेरी बड़ी बहस रही है। इनसे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने एफडीआई की बात की। सर 5 साल नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर एक लॉलीपॉप हमारे हाथ में देकर सीपैक का हमें जो नचाया गया, तेरे इश्क नचाया मैनू, इतना इश्क, मतलब अल्लाह माफ़ करे, नाउजुबिल्लाह, मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। सीपैक के इतने डिस्को डांस, डिस्को डांडिया और लुडियाँ डली पाकिस्तान के अंदर, एफडीआई में तो इजाफा हुआ नहीं। मलिक बोस्तान साहब, आप मुझे बताएं कि ये बड़ा अहम इन्होंने नुक्ता उठाया है कि जो नॉन डेट क्रिएटिंग, ये जो हमारे मुल्क के अंदर हमें पैसे चाहिए, हमें तो उन पे फोकस करना है। तो कहाँ गया वो एफडीआई? तो आया ही नहीं चाइना से, कहाँ गया वो? देखो जी, चाइना जो अपने मंसूबे वो मुकम्मल कर रहा है और उन्होंने $23 अरब जो वादे के मुताबिक वो पूरे कर दिए, उन्होंने लगा दिए पाकिस्तान में। और जो बात है सी पैक की अहमियत का हमें एहसास नहीं है, दुनिया को बड़ा एहसास है। और सी पैक ऐसी जगह पे वाक़ है कि पूरी आधी दुनिया इनसे मुंसलिक होने वाली है। और जो अमेरिका अब आपको बार बार बेताब हो रहा है पाकिस्तान से तल्लुकात बढ़ाने की, वो उसकी बुनियादी वजह सी पैक ही है। और उसको पता है कि सी पैक जिस दिन बन जाएगा तो पाकिस्तान की किसी का मोहताज नहीं रहेगा। वो इंशाल्लाह ताला $20 अरब के हमारे सिर्फ राहदारी की मद में हमारे पास रेवेन्यू आने हैं, नो इकनॉमिक जूम बनने। आज सऊदीया भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है, अबू धाबी भी तैयार है, तो सी पैक की वजह से है। और सी पैक बहुत बड़ा मनसूबा है, अल्लाह ताला के खुफिया ख़जाना है जो पाकिस्तान को अल्लाह ने नवाजा है। और जो नवाज शरीफ को मैं समझूँ इसको क्रेडिट देना चाहिए, उन्हें हुकूमत बनाते ही सबसे पहले वो चाइना गए और इसको फाइनल किया और उसका एग्रीमेंट किया। आज जो है इमरान खान साहब भी जो जा रहे हैं सी पैक ही नाम सबसे पहले लेते हैं जिसमें आकर इन्वेस्टमेंट करें। और तो आपने देखा पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स का मंसूबा सऊदी अरब लगा रहा है, ऑयल रिफाइनरी यूएई लगा रहा है, यानी काफी कुछ चीजें हो रही हैं। जी बहुत बड़ा मंसूबा है, अच्छा, हमें क्रेडिट देना चाहिए। डॉक्टर अशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इससे मुस्तफीद होते हुए एक चीज़ और भी मैं पूछ लूँ। डॉक्टर अशफाक साहब, अब एक बहुत बड़ा इशू ये है कि मैं भी जब, जैसे आजकल बड़ा मासूम और छोटे से बच्चों की आजकल बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, जब मैं भी एक मासूम सा छोटा सा बच्चा था तो मुझे भी हाथ में एक लॉलीपॉप दी गई थी कि कराची जो है हांगकांग बन जाएगा और पाकिस्तान पूरी दुनिया का जो हब बन जाएगा, हम ट्रांसशिपमेंट हब बन जाएंगे, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट का हब बन जाएंगे। और इसके ऊपर जनाब हम लोग बिल्कुल कराची में पागल हो गए थे, लोग ज़मीनें खरीद रहे थे, हांगकांग बनने वाला है। सर ना तो कराची हांगकांग बना और ना गवादर दुबई, इसका भी थोड़ा जवाब दे दें। देखिए, आप अगर उसको सीपेक के हवाले से कह रहे हैं, जी सर बिल्कुल, तो ये मेरे ख्याल में आपका बड़ा सरकास्टिक रिमार्क है सीपेक के बारे में। सीपेक जो है बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, हमें इसका एहसास नहीं है, दुनिया को एहसास जरूर है। कोई पागल है जो हमारे जान को आ गया है, वो सीपेक की वजह से आया हुआ है ना सारा। ये इंडो पैसिफिक अलायंस जो बना है, जिसमें अमेरिका है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, वो चाइना को घेरने की कोशिश में ये इन्होंने अलायंस बनाया हुआ है। हम क्योंकि चाइना के साथ खड़े हैं तो इसलिए हम भी उनके थपेड़ों में हमें भी लिया गया है। तो ये कोई वजह है जब भी तो, वरना अगर इसकी अहमियत ना होती तो क्यों हमारे जान को आए हुए होते ये सब। तो इसकी बड़ी अहमियत है। बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो पाकिस्तान में परसेप्शन फैलाया गया है, सीपेक एक ऐसा दरख्त है जिसमें डॉलर उग रहा हो। हम सुबह घर से निकले और सड़क से गुजर रहे हो और दो डॉलर हम भी तोड़ ले जेब में रखे और कहें कि वाह माशाल्लाह सीपेक बड़ा काम कर रहा है, ऐसा हरगिज 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 नहीं है। सीपेक जो है ये दरख्तों में डॉलर नहीं उगा रहा है, आपको डॉलर अर्न करना है। सीपेक एक व्हीकल है जिसके जरिए से आपने डॉलर और अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करना है। तो अगर हम खुद निकम्मे हो जाएं कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने मौजूद है और हम खुद कुछ ना करें, तो दूसरे तो आके हम हमारे मुंह में दूध तो नहीं पिलाएंगे भाई। दूध हमने खुद पीना है, मेहनत हमने खुद करना है। तो इसलिए सीपेक जो है ये एक फ्रेमवर्क है, इसमें दोनों मुल्कों के जो हुक्मरान होते हैं वो आपस में बैठते हैं और कोई अगर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहेंगे, दोनों मुल्क अगर उसमें अग्री कर जाए तो वो सीपेक का हिस्सा बन जाता है। उसकी फाइनेंसिंग जो है चाहे वो चाइना दे दे या जो भी। लेकिन सर ऑन पेपर द नंबर्स डोंट मैच। बात तो बिल्कुल सही की, मलिक बोस्तान साहब ने भी बताया कि $23 अरब तक के तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शायद इनिशिएट हो चुके हैं।
बट द नंबर्स फॉर एफडीआई डोंट मैच। नहीं, देखें, ये समझने की कोशिश करें, ये एफडीआई जो है वो नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज है। ये जितने भी प्रोजेक्ट लगे हैं हमारे, ये आईपीपी के मोड में लगे हुए हैं, ठीक है ना। अभी चाइना अगर कोई यहाँ प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, फर्ज कर ले कि कोई कोल का प्लांट लगाना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो अपने बैंक से, चाइना में अपने बैंक से वो पैसा लेता है, कर्जा लेता है, और वहीं से बैठ के वो एलसी खोलता है, और वो उसकी डेस्टिनेशन जो है उस प्लांट के पाकिस्तान में है। तो जब वो पाकिस्तान में आता है तो यहाँ वो लगेगा, लगने के बाद इसकी प्राइसिंग इसी हिसाब से की हुई है कि जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी शामिल है, और उसके बाद जब हमें बनाकर ये बेचेंगे, हमने इनको रुपए देना है, इन्होंने उस रुपए को लेकर हमारे इंटरबैंक से जाके डॉलर लेने हैं और फिर उसको लेके जाना है। स्टेट बैंक ने उनको गारंटी दी है कि अगर आपको इंटरबैंक से डॉलर नहीं मिलेगा तो हम अपने रिजर्व से आपको दे देंगे। तो ये है इसकी, ये आउटफ्लो तो होगा ये इसका पैसा। तो अच्छा, यहाँ पर मलिक बोस्तान साहब, एक अहम नुक्ता ये भी है कि मुल्क के अंदर अब हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। अब ये कह रहे हैं कि ये हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए पॉलिसियाँ मुरतब कर रहे हैं। वो कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी हैं जो आपको अभी हुकूमती दिखाई दी हैं? मैं भी उन्हें जानना चाहूँगा ताकि मेरी जो है वह इल्म में इजाफा और हम नाजरीन के भी हो। मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात की है, और मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं करता। और हमारी बैड लक कि हम इम्पोर्टर कंट्री बन के रह गए। हमारी एक्सपोर्ट जो है इस वक्त 20 अरब डॉलर है, एक्सपोर्ट 60 अरब डॉलर है, 40 अरब तजारती खसारे का सामने है। ये तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हर बार ही कहते हूँ, हमें उन्हें पूरी और कौम उन्हें सलाम करती है कि 20 अरब डॉलर उनके आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो है बैरूनी गैर मुल्की अशिया की मंडी बन चुका है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आपको पता है अब 27 जनवरी को लेदर की यहाँ नुमाइश हो रही है, और 93 और 94 में देखें तो पूरी दुनिया की लेदर की मंडी बना हुआ था पाकिस्तान। यूरोप क्या, रशिया क्या, सारे लोग यहाँ के लेदर खरीदने आते थे। लेकिन हम दुनिया से क्योंकि पीछे रह गए, हमारी जो है अल्लाह का शुक्र है कि हर ईद उल ज़ुहा पे बहुत बड़े कुर्बानियाँ होती हैं, और चमड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा एक रॉ मटीरियल है। उसको हमने जदीद तकाज़ों के मुताबिक मांग नहीं किया, और जिसकी वजह से हम पीछे रहेंगे। आज हमारी लेदर एक्सपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो पे चली गई है। तो यही हमारी वैल्यू एडेड की नाकामी की वजह से पाकिस्तान नाकाम हो रहा है एक्सपोर्ट में। और जब तक हम वैल्यू एडेड और प्रोडक्शन में नहीं जाएंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर। ज़राअत हमारा बड़ा आम शोबा है, आम उसको भी बिल्कुल हमने पसे पुश रख दिया है। और हमारी जो इस वक्त जदीद बीज हैं, जदीद जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस वक्त गंदम की जो पैदावार है दुनिया में 8 टन तक चली चुकी है। इस तरह चावल की पैदावार भी 7 टन तक है, इसी तरह कपास की भी 9 टन तक है, लेकिन हमारी वो 2 मन 2.5 मन 3 टन हो रही है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को पीछे की तरफ ले जा रही हैं। काश्तकार जो है अब आपकी दालें भी बाहर से आ रही हैं, पहले पूरे पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था। आपको इवन फ्रूट और सब्जियाँ भी बाहर से आ रही हैं। तो ये सारी लग्जरी चीज़ें जो हैं ये सारी हमें ख़त्म करनी होंगी। मैं तो समझता हूँ इस वक्त चार्टर ऑफ इकानमी की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए पूरी अपोजिशन को एतमाद में लेकर चार्टर ऑफ इकानमी का मायदा करें, और पाकिस्तान के चार्टर ऑफ इकानमी बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे अपनी गुफ्तगू को इस मौजू की जानिब ले कि कैसे मनतकी तौर पर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है और डॉलर को भी काबू किया जा सकता है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉलर की ऊंची उड़ान के मुतालिक। अब हमें शो के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राना अफजल साहब, साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना। सर वेलकम करता हूँ आपको शो में राना अफजल साहब। और आज की गुफ्तगू का महवर हमारा यही है कि जनाबे वाला ये डॉलर जो है वो फिर ऊँची उड़ान भर रहा है। उसके बारे में इतनी ज़्यादा क्या सराहियाँ हो रही हैं कि हर सतह पर लोग परेशान हैं कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। राना अफजल साहब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, और जब आप वज़ीर ख़जाना थे, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना, तो आप इस बारे में क्या तासुरात रखते थे? क्या डॉलर की कदर में इस्तेहकाम लाना चाहिए या उसकी कदर में इजाफा हो जाना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारी जो पॉलिसी थी, हम डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम में ही यकीन रखते थे। उसकी वजह यह थी कि हम एक नेट इम्पोर्टिंग इकॉनमी हैं, जहाँ पे हमारा जो डेफिसिट है वो आम हालात में भी 20 अरब डॉलर के करीब रहता था।
तो फिर अगर हम सारी चीज़ों की इम्पोर्ट प्राइस को लोकल आवाम के लिए महंगा कर देंगे, उससे हम बेहतर समझते थे कि जो हमारी एक्सपोर्टर है उसको सब्सिडी दी जाए। और यकीनन इसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया था, लेकिन हम पूरा काम नहीं कर सके थे क्योंकि उस वक्त दहशतगर्दी के चैलेंज थे, बिजली के चैलेंज थे और हमारे पास उतना सरप्लस पैसा नहीं था। लेकिन हमारी पॉलिसी यकीनन ये थी कि हम एक्सपोर्टर्स को डायरेक्ट सब्सिडी दें और डॉलर की कीमत जो है बजाय पूरी 70-80 अरब डॉलर की जो ट्रांजैक्शन है उसको हम महंगा कर दें, हम 20-25 अरब डॉलर की ट्रेड को एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर दें। तो उस पॉलिसी को जारी रखना चाहिए था हमें, लेकिन फिर अब डॉलर की डिवैल्यूएशन में आ गए हैं और डॉलर की डिवैल्यूएशन से भी आपने देखा कि आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी हैं। तो अच्छा राना साहब, आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने काफ़ी काविशें कोशिशें की हैं, उसकी वजह से मशरिक़ वस्ता के काफ़ी ममालिक से अच्छा खासा नोटू मिल गया, डॉलर मिल गया है। इससे आपको लगता है कि कोई डॉलर की कदर में इस्तेकाम आ पाएगा? देखें, इससे अब ये जो जितनी कोशिशें की हैं उसके अंदर फेरे बहुत लगे हैं, दौरे बहुत हुए हैं। ये सारे काम से बेहतर काम, इससे दुगना काम आप एक इदारे IMF के साथ कर सकते थे और आपको इतना बदनाम होने की जरूरत नहीं थी कि आप दुनिया भर में कशकोल लेके फिर रहे हैं। आपको शायद इनसे सस्ता कर्जा मिलता और आप मईशत को एक ऐसा लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देते जिससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर और इन्वेस्टर के अंदर कॉन्फिडेंस आता। लेकिन अब हम बदनाम भी हुए हैं और डायरेक्शन भी नहीं आई और दुनिया भर में एक ऐसा तासुर आ गया कि हम IMF की कंडीशनैलिटीज जो कि हमारी मईशत को बेहतर करने के लिए होती हैं उनसे भाग रहे हैं, राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। और इस तरह से मैं समझता हूं कि हमारी इकॉनमी के ऊपर एक शक और एक नेगेटिव इम्पैक्ट किया है। शक की निगाह से देख रहे हैं कि ये इकॉनमी कहाँ जाएगी। तो ये जो एक तासुर आ गया है जिसने हमें बहुत परेशान किया, वो हमारी अपनी मंडियों में भी आ गया है और इंटरनेशनल मंडियों में भी आ गया है। अब इससे कैसे निकलेंगे, मैं इंतजार करूंगा कि हमारी हुकूमत क्या हिकमत अमली बनाती है, लेकिन फौरी तौर पे एक्सपोर्टर को डायरेक्ट सब्सिडी पे ये चले जाएं और उसकी अब उसको सपोर्ट कर दें, तो ये एक बेहतर होगा। अच्छा, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो के अंदर मलिक बोस्तान साहब भी मौजूद हैं। आप जानते होंगे कि इनका एक अपना नाम है इस हिसाब से, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने शो में हमें ज्वाइन किया। मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको हम प्रोग्राम में लें और फिर आपके साथ जो है वो तवील गुफ्तगू करें इसी मौजू के ऊपर। मलिक बोस्तान साहब, आपने राना अफजल साहब की बात सुनी, उन्होंने चंद चीज़ों की निशानदेही की। मेरे ख्याल इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी थोड़ी बहुत राय दें ताकि इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि किस तरह से मामलात को आगे लेकर चलना है। देखो जी, उन्होंने बिल्कुल बजाक आया है कि हम जो हमारी 60 अरब डॉलर की इंपोर्ट है, कर्जा बढ़ने से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है जिससे महंगाई बढ़ती है, हुकूमत की बदनामी होती है। जो हमारे 100 अरब डॉलर के कर्जे हैं उनमें खरबों रुपए का इजाफा हो जाता है। और आपने खुद कहा कि रेवेन्यू को ये वक्ता डाल देते हैं, उनके जो बजट है उसको आउट कर देते हैं, उनके जो प्लानों को आउट कर देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो बजट उनके पास होता ही नहीं है जो उन्होंने पे करना होता है। तो हर साल हमने 5 से 10 अरब डॉलर जो है लोन लिए हैं वो वापस करने हैं, इंटरेस्ट वापस करना होता है। तो मैं समझता हूँ सबसे बेहतर जो तरीक़ाकार है कि मैं बार बार यही कहता हूँ, हुकूमत उसी तरह तवज्जो नहीं दे रही। एक्सपोर्ट, वैल्यू एडेड और प्रोडक्शन के बगैर पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल बजाक है कि एक्सपोर्टर को रिबेट दे जाना चाहिए। और IMF की जो बात की है राना अफजल साहब ने, वो कुछ ऐसी शराइत थी जो कि बहुत कम लोगों को पता है कि जो कि पाकिस्तान की सलामती और मैशत को ख़तरे में डाल रही थी। और हुकूमत ने उस ब्लैकमेल से बचने के लिए पूरी कोशिश की हम कम से कम लोन IMF से लें और कम से कम शराइत पे लें। तो ये पाकिस्तान के मुफाद में था, लेकिन IMF से लोन लेना पाकिस्तान की कामयाबी है कि जो बिल्कुल बजाय दुनिया में अगर IMF आपको लोन दी थी इसका मतलब आपके निज़ाम, मालियाती निज़ाम बिल्कुल सही है और उसमें कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। तो हुकूमत भी यही चाहती है कि 12 अरब डॉलर ले लें। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर अशफाक हसन साहब, माय सार्केज़म एमिनेट्स फ्रॉम सक्सेसिव पुअर परफॉर्मेंसेस बाय पाकिस्तान्स इकोनॉमिक गुरुज। अनफॉर्चुनेटली आपको शायद ये बात बुरी लगे, लेकिन द पुअर मैन इज वेयर ही वॉज एंड एवरीथिंग इज वेयर इट वॉज। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज गोइंग डाउनवर्ड्स, trade deficits going upwards. Pakistan's macroeconomic indicators are in, I don't want to use the word trash, लेकिन to be very frank ये हमारा बुरा हाल है। फिर अगर आप मुझे कहें कि मैं कहूँ कि नतीजा और माने खेज नहीं रही हमारी पॉलिसियाँ, तो ये तो फिर मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ जी।
जी डॉक्टर अशफाक साहब। डॉक्टर अशफाक साहब को गालिबन मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, उनकी आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच रही, लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा, बोस्तान साहब आपसे भी यही जानने की कोशिश करूंगा। बात यह कि अब आप एक पाकिस्तानी शहरी बन जाए सर, बहुत अच्छी बात है कि, और मैंने देखा है आप सेल्फ मेड आदमी हैं, आप छुपा सकेंगे नहीं, दिल में रख नहीं सकेंगे, आपको आपके दिल में ज़रूर गरीब का दर्द होगा। बात यह है कि मैं अंग्रेज़ी में बातें करूं, ट्रेड डेफिसिट, जीडीपी, एसडीपी, पीएसडीपी, पीडीपी, पीडीपी, जीडीपी, लेकिन जो गरीब आदमी की भूख है ना वो नहीं मिटा सकता मैं इस तरह की फ्राडिया बातें कर, माजरत के साथ ये फ्राडिया बातें करके मैं गरीब आदमी को कैसे बेवकूफ़ बनाऊं, आप मुझे बताएं। देखो जी, मैंने जो पहले आपने अल्फाज कहे थे और मैंने उसके पहले जो जवाब ही यही दिया था कि डॉलर बढ़ने से ना तो तनख्वाहें बढ़ती हैं, तनख्वाहें बढ़ेंगी आपकी, बल्कि डॉलर का रेट बढ़ने से गुर्बत बढ़ जाती है। जो हमारी गुर्बत की लकीर की एक खींची हुई थी उसमें और इजाफा हो जाता है। जो आदमी का बजट फर्ज किया 10,000 में वो अपना बजट पूरा कर रहा था और डॉलर का रेट बढ़ता है तो वही चीज़ें 10,000 की बजाय 15,000 की हो जाती हैं, तो उसमें गुर्बत में इजाफा हुआ है, कर्ज़ों में इजाफा होता है। तो गरीब आदमी को रोज़गार के बगैर, और रोज़गार तभी होगा जब आपके मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी, वैल्यू एडेड होएगा, ये चीज़ें बनेंगी तो तब भी आप रोज़गार दे। अब सर तो इस इंडस्ट्री वक्त बंद हो रही है। आप जानते हैं कि हाउसवाइफ्स खाना पका रही होंगी और शायद साथ में वो टीवी भी देख रही हूँ, अब वो कहेंगी कि ये आए बाबू बड़ी बड़ी बातें करके गए इंग्लिश की, यूं हो जाएगा आईएमएफ फलां प्रोग्राम यूं हो जाएगा, लेकिन मुझे ये बता दो आटा कब सस्ता होगा, तेल कब सस्ता होगा, भिंडी तरकारी और जनाब जो आम सब्जियां हैं ये कब सस्ती होंगी, मुझे ये बता देंगे। ये तब भी सस्ती होंगी, ये तब भी सस्ती होंगी जब आपके रिजर्व बेहतर होंगे, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। और मैं समझूँ आजकल दुनिया का इंटरनेट ट्रेडिंग का दौर आ चुका है, ऑनलाइन ट्रेडिंग और फ्री लांसिंग में पाकिस्तान इस वक्त 5वें नंबर पे आ चुका है। और दुनिया जो है मैं समझूँ इस वक्त अमेरिका में, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट नहीं मिल सकती सर पाकिस्तानी को, नहीं ये बिल्कुल पाकिस्तानी का हाथ को रोका जा रहा है एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, और ये किसी बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा नहीं, हमारे अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। आज जो है वो पाकिस्तानी फ्रीलांसर अगर काम कर रहा है उसको पेमेंट में दुश्वारी आ रही है कि नहीं आ रही है, बता दें। ये बिल्कुल आ रही है, मुझे पता है, और हमारे पास भी वेस्टर्न यूनियन की ज़रिए पेमेंटें आती हैं और स्टेट बैंक से हमने बात भी की है। जो हमारे लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, और इस वक्त मैं समझता हूँ 5 करोड़ अमेरिका के लोग हैं, 50 लाख इंडिया के कौम है, 15 लाख बांग्लादेश के लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करके अरबों रुपया कमा रहे हैं। और एक आपके पास 5 साल बच्चा रेहान ने 3 अरब सालाना कमा रहा है। तो आप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में उनको ट्रेनिंग सेंटर दिए जाएं, उनको ट्रेन किया जाए हुकूमत की ई कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस, ये साल 1 महीने के अंदर अंदर आप अरबों डॉलर कमा सकते हैं। और लोगों को अगर आप ना दिखाएं, उससे मुतवस्सित तबके और गरीब तबके के लोग बेहतर डिग्री, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ में आ जाएंगे। ये हम होने नहीं देंगे कभी। ऐसे कैसे हो सकता है कि गरीब के पेट में रोटी चली जाए, मुतवस्सित तबके का आदमी जो है वो एक स्टैंडर्ड की जिंदगी जीना जरूर, हमने उसे टॉर्चर देना है, ये उसको माशी इस्तेसाल करना है। मैं समझे इमरान खान साहब जो करोड़ों नौकरियों का दावा कर रहे थे, ये सबसे पहला ऑप्शन था जो फ्री लांसिंग में सपोर्ट करें और लोगों को जो है नौकरी भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा आती होंगी और बड़ी पेमेंटें, और स्टेट बैंक को साथ मैकेनिज्म बना जाएगी कि उनको पेमेंट बिल्कुल बगैर किसी हिलो इज्जत के पाकिस्तान वापस आनी चाहिए। वो बड़े चैनलों से घूम के आ रही हैं, बल्कि कई लोग तो हुंडी के हवाले के जरिए मंगवा रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मैंने सुना है कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स हैं जो कि कहते हैं कि जनाब आप उसको इनकैश करें तो वो लीगल चैनल्स के जरिए, बैंकिंग चैनल के जरिए या आप लोगों के जरिए भी पेमेंट कर देते हैं डॉलर्स की, ऐसा है ना? जी बिल्कुल, वेस्टर्न जरिए आ सकते हैं, मनी ट्रांसफर कंपनी कर रही है, लेकिन उसमें जब बार बार ट्रांजेक्शन है वो तो डेली बेसिस पे उसको पैसे फिर शक हो जाता है, तो उसमें शक में डाल दिया जाए उसकी ईसीडी, ईडीडी, सीडीडी और ये सारी चीजें जब उससे पूछते हैं, फालूदे वाले के अरबों रुपए निकल आए, शक नहीं पैदा होता। जब हम मैं ये क्लियर कर दूं ताकि जो लोग फ्रीलांसर है उनको भी पता चले, उनका जो शक है कि हम एक्सचेंज कभी उन पर बिला वजह शक करते हैं। हाँ, हमें स्टेट बैंक की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि जो आदमी 5-6 ट्रांजेक्शन करते हैं उसको बायोडाटा लें ताकि हम उसको चेक करते हैं कोई टेररिस्ट। ये बड़ा आम मौजू है, इसके ऊपर तो बल्कि मुफस्सिल पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। मलिक बोस्तान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, आज आपने काफ़ी माशी मामलात के ऊपर आगाही दी। नाज़रीन, वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।